गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अपना राजनीतिक विज्ञान उसका एक महत्वपूर्ण भाग अनुसूचियां हमने कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम आज से अपना पूर्णतः गहराई के साथ संवैधानिक इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अर्थात कि भारतीय संविधान कब इसका निर्माण हुआ। हम इस यह भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले इसके क्या क्या स्टेप थे, किस प्रकार से इनका विकास हुआ, उस पूरे संविधान को हम यहाँ डीपली चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारत के संविधान का इतिहास, अर्थात संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास ये भारतीय संविधान अर्थात इस संविधान का जो विकास है वो कहां से प्रारंभ होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेके जाऊंगा। हम बात करेंगे सन 1740 से 1756 तक। अलीवर्दी खान, ये अलीवर्दी खान कौन है? यह है नवाब ऑफ बंगाल। अब मैंने इस अलीवर्दी खान का जिक्र क्यों किया? तत्कालीन भारत में उस समय का जो अविभाजित भारत था, इस प्रकार से मैं थोड़ा नक्शा बनाने की कोशिश करूं। जो आज का हमारा बंगाल है, यहाँ का जो ये इलाका है ये, और आज का जो हमारा बांग्लादेश, जिसको भारत के बाद विभाजित होने के बाद पूर्वी बांग्लादेश, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दो भागों का बंटवारा हुआ, और 1971 में जिसको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम नामक एक अभियान चलाकर उसको आजाद करवाया गया पाकिस्तान के चंगुल से, और वह आज एक स्वतंत्र देश है, अर्थात बांग्लादेश। बांग्लादेश और आज का हमारा पश्चिमी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल का इलाका, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत के अंदर 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। उस 16वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का आगमन होने के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में शासन की जो नींव संभालनी स्टार्ट की, वो सबसे पहले उस समय के इस बंगाल स्टेट पर उन्होंने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। आगे मैं इसकी और भी डीपली बात करूंगा। उससे पहले हम जानेंगे कि हमारे संविधान के जो बनने की नींव थी वो डलनी कहां से स्टार्ट हुई। ये अलीवर्दी खान सन 1756 में अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला, ध्यान रखना इसके अंदर दो नाम आएंगे, एक सिराजुद्दौला और एक शुजाउद्दौला। तो इसमें यह याद रखना है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला ये दो नाम आएंगे, तो इसमें ध्यान रखना है सन 1756 में अलीवर्दी खान ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सिराजुद्दौला को शासन सौंप दिया, और सिराजुद्दौला ने बंगाल के ऊपर शासन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसी समय 1756 में एक घटना हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसको काल कोठरी की त्रासदी भी बोलते हैं। काल कोठरी की त्रासदी। इस त्रासदी में उस समय 146 अंग्रेज थे। सिराजुद्दौला ने इन अंग्रेजों को एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया एक रात के लिए, जिसमें 123 अंग्रेज मारे गए और कुल 23 जिंदा बचे। इस 23 अंग्रेजों में भी विलियम हॉल नाम का यह अंग्रेज जिंदा बचा, जिसने बाद में इस घटना का वर्णन भी किया। तो हम बात अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं कि सन 1756 में सिराजुद्दौला ने बंगाल के ऊपर शासन करना प्रारंभ किया, लेकिन इसकी बदकिस्मती रही कि 20 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हो गया।
प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल का गवर्नर था, तत्कालीन बंगाल जो राज्य था, और सिराजुद्दौला उस समय तत्कालीन बंगाल का नवाब था। जब ये प्लासी की लड़ाई स्टार्ट हुई उस समय सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर और इसका मंत्री था राय दुर्लभ। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ, सन 1757 की बात मैं कर रहा हूं यहां, तो सिराजुद्दौला के सेनापति इस मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के सिराजुद्दौला को धोखा करके युद्ध में हरवा दिया। और इन अंग्रेजों ने उस समय का जो तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, उसने मीर जाफर को ऑफर दिया कि यदि हम सिराजुद्दौला के साथ युद्ध में तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और यही प्रलोभन उस समय के नवाब सिराजुद्दौला के लिए घातक हुआ, सिद्ध भी हुआ, और उन्होंने बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। सन 1756 से लेकर सन 1757 तक सिराजुद्दौला ने राज किया। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें इसके सेनापति मीर जाफर ने इसके साथ धोखा किया और जिस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और इसको बंगाल की तत्कालीन जो इसका शासन था, जो इसका राज का कार्य था, उससे इसको वंचित होना पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों ने, और उस समय का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसने अपने वादे के अनुसार मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल नियुक्त कर दिया। नवाब ऑफ बंगाल नियुक्त करने बाद, क्योंकि अंग्रेजों के संदर्भ में हम एक स्टोरी को देखें तो अंग्रेज किसी के वफादार नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनको इंडिया के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर उनके मंसूबे पहले यही थे कि हम पूरे भारत पर शासन करेंगे। और इस शासन के तहत ही उन लोगों ने धीरे धीरे विभिन्न जो हमारी रियासतें थी उनका पतन करना स्टार्ट किया। अंग्रेजों ने इसको 3 साल तक बंगाल का नवाब रखा। सन 1760 में अंग्रेजों ने इस मीर जाफर को बंगाल के नवाब की कुर्सी से हटा करके मीर कासिम, ये नया नवाब ऑफ बंगाल नियुक्त कर दिया। अब ये इनकी सोच ये थी कि यदि हम इसको हरवा देंगे तो ये हमें शासन करने देंगे, लेकिन जो अंग्रेजों की नीति थी वो बड़ी क्रूर थी। उनको इसको हटाना, इसको बनाना, इसको हटाना, आखिरकार उनका उद्देश्य एक ही था कि किस प्रकार से बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाया जाए। और इस मीर कासिम को 1760 से लेकर 1763 तक ये बंगाल का नवाब रहा। लेकिन 1763 के अंदर मीर जाफर दोबारा बंगाल के नवाब की कुर्सी संभाली। इस मीर जाफर के दोबारा नवाब बनने के बाद सन 1764 में एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटित हुई। बात कर रहा हूं सन 1764 में बक्सर का युद्ध। यह बक्सर वर्तमान में बिहार का इलाका है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यह इलाका आज के दिन बिहार जो राज्य है उसके अंतर्गत आता है। इस बक्सर के युद्ध में एक हेक्टर मुनरो
ये उस समय अंग्रेजों की तरफ से था। शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट था उस समय, तत्कालीन मुगल सम्राट। और शुजाउद्दौला, और तीसरा था मीर कासिम। ये बंगाल की तरफ से था। और इसी प्रकार शुजाउद्दौला, ये अवध एक प्रांत होता था उसकी तरफ से। इन तीनों योद्धाओं ने संयुक्त रूप से उस समय अंग्रेजों के साथ एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट की तरफ से था, और शुजाउद्दौला जो कि तत्कालीन अवध का शासक था, और मीर कासिम तत्कालीन टाइम से ये उस समय बंगाल की तरफ से लड़ा था। इन तीनों की हार हुई और उस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने की विजय हुई। इस विजय के बाद सन 1764 का बक्सर का युद्ध और सन 1757 प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध, ये दोनों युद्ध होने के बाद अंग्रेजों ने भारत के अंदर सत्ता संभालनी स्टार्ट कर दी थी। और उन्होंने इन युद्ध के बाद भारत के जो शासन व्यवस्था थी, जो तत्कालीन हमारा बंगाल प्रांत था, उसकी सत्ता के ऊपर शिकंजा कसना स्टार्ट किया और केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली। यहां से एक्चुअल हमारा जो संविधान का जो निर्माण है वो स्टार्ट होगा, और उसके हम गहराई से उसका जिक्र भी करेंगे। इसके बाद सन 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि, ये इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल साम्राज्य की तरफ से था, और रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज अधिकारी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था। इन दोनों के बीच एक संधि हुई जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और सशर्त अंग्रेजों ने फिर भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। सन 1765 से लेकर 1772 तक, और रॉबर्ट क्लाइव उसके बाद बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1765 से 1772 तक का समय था, इसमें बड़ी अराजक और अव्यवस्था की स्थिति रही। उसके बाद येन केन प्रकार ने शासन चला। इसी समय को भारत की लूट का समय कहा जाता है, क्योंकि इस समय कोई भी डेफिनेटली रूलिंग सिस्टम के अंदर नहीं था जो कि भारत पर शासन कर रहा हो। लेकिन इसके बाद सन 1772 के अंदर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा संवैधानिक जो मूल विकास है। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से यहां से कानूनी दावपेचों के अंतर्गत अपना शासन संभाल लिया। सन 1773 के अंदर इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था
जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी अधिनियम के तहत तत्कालीन जो हमारे भारतीय राज्य थे, मद्रास जो आज का चेन्नई है, मद्रास और बंबई जो आज की मुंबई, इसके जो गवर्नर थे वो भी इस कानून के तहत इन दोनों गवर्नरों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अर्थात ये गवर्नर जो मद्रास और बंबई के गवर्नर हैं वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। यह व्यवस्था इस एक्ट के तहत की गई। इसी एक्ट के तहत जो कंपनी ने जो केंद्रीय प्रशासन था, जो केंद्रीय प्रशासन था उसकी नींव इसी जो एक्ट था इसी के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। इसी एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो 1773 में पारित हुआ, इसी के तहत सन 1774 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तत्कालीन समय में कलकत्ता के अंदर की गई थी। सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय कलकत्ता के अंदर बनाया गया। इस सुप्रीम कोर्ट में एलिजा इप्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, नियुक्त किए गए। इसी प्रकार से इस कोर्ट की कार्रवाई को चलाने के लिए 3 अन्य न्यायाधीश, हाइड, लिमेंस्टर और चेंबर, हाइड और लिमेंस्टर और चेंबर नाम के 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई जो कि इस सारी जो न्यायिक प्रणाली था उसका संचालन ठीक ढंग से हो सके। ये तमाम व्यवस्थाएं इस एक्ट के तहत की गई और इसी एक्ट के तहत जो सर्वप्रथम हमारा जो संवैधानिक विकास है और जो हमारे केंद्रीय प्रशासन की नींव जो संवैधानिक तौर पर से अंग्रेजों ने डालनी स्टार्ट की। यहां से अंग्रेजों ने अब व्यापार का काम कम और शासन का काम ज्यादा स्टार्ट शुरू किया, जो कि ये एक्ट पारित हुआ। हम आगे बात करेंगे। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण ये अधिनियम था। पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की नींव डाली गई। आपका आंसर होना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत इस संविधान की नींव डाली गई। आगे मैं बात करूंगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था उसमें कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस भी थी, उसकी कमियां भी थी और उनको सुधारने के लिए कई प्रकार के क्योंकि किसी भी प्रशासनिक चीज में हम देखें तो उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। उसी सुधार की गुंजाइश को कुछ सुधार की गुंजाइशें थी जिसमें इस एक्ट में उसको पूरा किया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के जो 2 काम थे उनको 2 अलग अलग पार्ट में विभाजित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ
कंट्रोलर, ये दो संस्थाओं का निर्माण किया गया। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसको सारे व्यापारिक जो अधिकार थे उनको संभालने के लिए, अर्थात उनको इसकी जो सत्ता थी वो हस्तांतरित की गई। इसी प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामलों में राजनीतिक अधिकार, अर्थात जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है वो इसमें राजनीतिक अधिकारों का जो प्रशासनिक काम है उसमें देखरेख करेगा। इसी प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसके तहत व्यापारिक अधिकारों का जो देखरेख है या उसका जो शासन संचालन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किया करेगा। इस तरह से बोर्ड ऑफ जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत कंपनी को दो भागों में दो महत्वपूर्ण बोर्ड बनाए गए, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस बोर्ड को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए। आपका आंसर होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और पूछे जाए राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कौन सा बोर्ड करता था, आपको बताएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसी प्रकार मैं आगे बात करूं 1793 का चार्टर एक्ट। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। इसके तहत सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई। सिविल सर्विस डे की बात करूं तो मैं 21 अप्रैल जो 21 अप्रैल को हमारा सिविल सर्विस डे बनाया जाता है। और प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिविल सर्विसेज थे इसके जनक कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। सन 1793 के चार्टर एक्ट के तहत इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जनक थे। और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। लेकिन यह परीक्षा उस समय लंदन में आयोजित की जाती थी। तो ब्रिटेन की राजधानी थी लंदन, उस समय यह परीक्षा का आयोजन लंदन के अंदर होता था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम एक महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट की बात करेंगे 1813 चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, अर्थात भारत में केवल व्यापार के अधिकार इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थे, जो कि पूर्णतः व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन इस एक्ट के तहत इसके जो व्यापारिक एकाधिकार हैं वो समाप्त कर दिए गए। लेकिन चाय और चीनी के व्यापार में केवल अगले 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार दिया गया। इसके तहत अर्थात ब्रिटेन के नागरिक भी इस एक्ट के तहत भारत के अंदर व्यापार कर सकते थे, लेकिन केवल इस एक्ट के तहत चाय और चीनी का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई। इसी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, इससे पहले भारत के अंदर जो ईसाई पादरी थे
उनको भारत के अंदर जो धर्म के प्रचार पर आने में रोक लगी हुई थी। इसी अधिनियम के तहत जो ईसाई पादरी थे, उनको भारत के अंदर अपने ईसाई धर्म का जो प्रचार करने की अनुमति दी गई, परमिशन दी गई। इस अधिनियम के तहत मोटा मोटी ये बात थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। केवल चाय और चीनी का व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रखा गया और इसी के तहत ईसाई पादरियों को भारत में पहली बार ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति दी गई। दोस्तों, आज के लिए हम इतना सा काम करेंगे और कल से हम अगली वीडियो में सन 1858 से जो भारत शासन अधिनियम है उसको पढ़ेंगे। और आज के लिए इस वीडियो को कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिएगा। थैंक यू।